बच्चों आज हम लोग देखेंगे वाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चंस में तुमको इस तरह से मिल सकता है कि डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हम लोग बस वही चीज़ देखने वाले हैं। पहले लिख लेते हैं हमको क्या चीज़ पता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स इम्पल्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हम लोग ये निकाल चुके हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से। एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स डेल्टा टी। ओके, ये हमको पता है, जो चीज़ गिवन है वो तो हमने लिख ली। अब हम लोग इमेजिन करते हैं दो बॉडीज। ओके, एक बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी यहां पे बना लेते हैं। एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी। बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2। ठीक है, m a m b भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है वो है F B A, बी पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू ए, और इसको हम लोग वेक्टर के साथ दिखा देते हैं। और ए पे जो फोर्स लग रही है वो हो जाएगी F A B। ओके, ये ए पे लग रही है बी की वजह से। तो ऑब्वियसली दो बॉडीज को कोलाइड कराया है हमने, सिंपल टर्म्स में बोलें तो। जैसे दो बॉल्स होती हैं आपस में आके भिड़ गई, जैसे आप लोगों ने कभी पूल या बिलियर्ड जिसको बोलते हैं वो खेला हो, तो दोनों बॉल आके भिड़ी, हम उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन सेकेंड लॉ टू प्रूव दैट एफ बी ए इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन कंपेयर टू एफ ए बी। ठीक है, तो जल्दी से पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सब लोगों ने बना लिया होगा। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा पी इक्वल्स एफ टाइम्स डेल्टा टी। ठीक है, ये तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम या न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एफ ए बी इक्वल इनटू डेल्टा टी इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ, अब इस वाली बॉडी की बात करें क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा P1। बहुत आसान। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एफ बी ए यानी कि बी पे लगने वाला फोर्स जो ए की वजह से लग रहा है, इसको अगर हम लोग डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वाली इंपल्स मिल जाएगी हमको, एंड इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P2। ठीक, बहुत सिंपल। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है यहां पे देखो कोई बाहर वाली बॉडी तो लग नहीं रही है, सिर्फ दोनों बॉडीज हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कि बहुत सिंपल टर्म्स में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो वी कैन से P इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, और वी कैन राइट डेल्टा P इक्वल 0, चेंज इन मोमेंटम इज 0। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये तो कहता है, और या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों से ही एक ही चीज़ है। ठीक है, अभी समझने के लिए। और दूसरी चीज़ यहां पे हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम जो टोटल होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी 2। सिंपल एकदम। अब एक काम करते हैं, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 की वैल्यू दोनों यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो डेल्टा P हो जाएगा एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी। बहुत सिंपल। और हमने अभी देखा था डेल्टा पी बराबर 0 था, तो हम इस पूरे को उठा के 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये वाली इस इक्वेशन को कुछ भी मान सकते हो तुम लोग, नहीं मानोगे तो भी चलेगा। चाहो तो ये चीज़ बाद में भी लिख सकते हो, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सेम चीज़ है। ओके, और अगर हम लोग इस पूरे टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, दोनों साइड माइनस कर देंगे वैसे तो, पर इसको उठा करके उधर ले जाओ RHS में, तो एफ ए बी इक्वल्स माइनस एफ
बी ए, दोनों साइड से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो यूज किया है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही तो यूज किया है, और हमने क्या निकाल दिया, एफ ए बी बराबर माइनस ऑफ एफ बी ए, जो कि होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत आसान है, ये पूछा जाता है बहुत। और अगर कोई भाई तुमसे ये भी पूछ ले कि ये बताओ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे आएगा न्यूटन के सेकंड लॉ से, तो देखो ध्यान से, हमें पता है F इक्वल्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक, और इसी से हमने निकाला था F इक्वल्स m टाइम्स ऑफ a। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो चीज़ चल रही है चलती रहेगी और जो चीज़ रुकी हुई है रुकी रहेगी, यानी कि एक्सेलरेशन अपने आप नहीं होगा। तो इफ f इज जीरो, इस केस में इफ f इज जीरो, यानी कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग on a body, then it will stay in rest or it will continue to move in a straight line with constant speed या constant velocity, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से डिराइव करने की। तो बस यहाँ पे हमको सिर्फ ये लिखना है, if f इक्वल ज़ीरो, इसका मतलब a भी हो जाएगा ज़ीरो, और फिर वही न्यूटन का स्टेटमेंट लिख देंगे फर्स्ट लॉ का या लॉ ऑफ इनर्शिया का। तो बस ये बन गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट लॉ न्यूटन का जो है, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको भी तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इसके बाद बस एक चीज और बचती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बस ये वाला टर्म याद रखना है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू द impulse of the force that is applied, या सिंपल टर्म में और बोले तो impulse is numerically equal to the change in momentum of the body, ठीक। दिस इज impulse momentum theorem। बहुत ज़्यादा इस पर theoretical नहीं आता है, बट इन केस आता है तो अभी तुम लोग को ये भी क्लियर है। तो ये था पूरे चैप्टर का theoretical पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो में हम लोग मूव करेंगे पुली वाले सिस्टम्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो पुली वाले सिस्टम की बात करते हैं। तो लेट मी रेज द बोर्ड एंड देन वी शैल बिगिन।